हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी जिंग रात को वांग जी के रूम के अंदर आ गया था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो रात को वांग जी के रूम में ही रुक गया था। जब अगली मॉर्निंग को वी जिंग उठता है तो वो जल्दी से अपने रूम के अंदर चला जाता है क्योंकि उसकी वजह से वांग जी और वी जिंग दोनों ही अपनी क्लासेस के लिए लेट हो चुके थे। वे यिंग जल्दी से रेडी होकर जब क्लासरूम की ओर जा रहा था तब उसने जियांग चेंग और अपने कुछ दोस्तों को देखा, तो वो उनसे बातें करने लगता है। तभी उसने देखा कि गुरुजी लैन, वांग जी और लैन सिचेन तीनों ही भागते हुए एक रूम की ओर जा रहे थे। वे यिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है, इन्हें क्या हुआ, ये इतने परेशान क्यों है और ये जा कहाँ रहे हैं। वे यिंग और उसके दोस्त गुरुजी लैन और वांग जी लैन सिचेन इन तीनों का ही पीछा करने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो तीनों एक रूम के अंदर पहुंचते हैं। गुरुजी लैन सामने बेड की ओर देख रहे थे, तभी अचानक से वहां पर वी यिंग और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। जब सब ने उस रूम के उस बेड की ओर देखा तो सभी बिल्कुल ही स्टन रह गए थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। सभी की नजरें सिर्फ उस बेड की ओर थी जहाँ पर एक गर्ल सोई हुई थी जिसने वाइट कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें बंद थी। दिखने में वो लड़की बहुत सुंदर थी। सभी उस गर्ल की ओर ही देख रहे थे। तभी गुरुजी लैन की नजरें जब उन सब की ओर जाती हैं तो वो बहुत ही गुस्सा करते हैं और गुस्सा करते हुए बोलते हैं, तुम सबकी हिम्मत कैसी हुई बिना इजाजत के इस रूम के अंदर आने की। वे ये गुरुजी लैन की ओर देखता है और बोलता है, गुरुजी लैन वो हम तो बस। गुरुजी लैन गुस्से में बोलते हैं, बिना इजाजत के यहाँ आने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। तुम सभी अभी के अभी इस रूम से बाहर जाओ और घुटनों के बल वहां बैठ जाओ जाकर। वे यिंग ये सुनकर हैरान रह जाता है कि वे यिंग को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार गुरुजी लैन इतने गुस्से में क्यों है और ये लड़की कौन है। वे यिंग की नज़रें तभी उस गर्ल पर पड़ती हैं जिसकी आंखें बिल्कुल बंद थी। जैसे ही वे यिंग ने उस गर्ल को देखा, न जाने क्यों वे यिंग के हार्ट में एक जोर से पेन होता है। वो अपने चेस्ट को पकड़ लेता है। वांग जी ये देख सकता था कि वे यिंग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वांग जी वे यिंग के पास जाना चाहता था लेकिन वो नहीं जा सकता था क्योंकि उसके अंकल भी यहीं थे, तो वो नहीं जा सकता था। वांग जी कैसे भी करके अपने आप को होल्ड कर रहा था और वहाँ दूसरी तरफ वी यिंग को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी सी फील होने लगती है। वी यिंग बार बार उस गर्ल की ओर ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वी यिंग जब उस गर्ल की ओर देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसे सदियों से जानता हो। न जाने क्यों इस लड़की की ये खामोशी उसे परेशान कर रही थी। उसके हार्ट में पेन हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे स्टेप कर दिया हो। अचानक से वी यिंग की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। तभी जियांग चेंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है, वी यिंग क्या हुआ तुम्हें, प्लीज आंखें खोलो। वी यिंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। जियांग चेंग उसे लेकर रूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो सब रूम से बाहर आते हैं, वी यिंग को लेकर रूम के अंदर चले जाते हैं। वांग जी अपने ब्रदर और अंकल को बोलता है, अंकल मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो उस रूम से चला जाता है। वांग जी भी वी यिंग के रूम के अंदर आ जाता है। जब वो सभी वी यिंग के रूम के अंदर आते हैं तो वी यिंग को अच्छे से बेड पर लिटा देते हैं। तभी वहाँ वांग जी भी आ जाता है। वांग जी जब रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि वी यिंग आराम से बेड पर लेटा हुआ है, उसकी आइज़ बंद है। वांग जी जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या वी यिंग ठीक है। जियांग चेंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ वो सही है अभी। पता नहीं उसके साथ ये क्यों हुआ, ऐसा पहले तो नहीं हुआ था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लगता है मुझे माँ और पिताजी को वी यिंग की कंडीशन के बारे में अभी बताना होगा। ये बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है। यान ली वी यिंग के पास बैठी हुई थी और वो उसके फोरहेड को चेक कर रही थी। वांग जी भी उसी के पास बैठ जाता है और ग्यूचन प्ले करने लगता है। कुछ देर के बाद वी यिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैसे ही वी यिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वो अपने सामने अपनी शीशे को बैठे हुए देखता है। जैसे ही वी यिंग ने अपनी शीशे को देखा वो एक स्माइल करता है और बोलता है, शीजे आप ठीक हैं। यान ले वी यिंग की ओर देखती है और बोलती है, वी यिंग तबीयत तुम्हारी खराब है और तुम पूछ रहे हो मैं कैसी हूँ। वी यिंग स्माइल करता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ शीजे, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। यान ले जब ये सुनती है तो वो आशियन की ओर देखती है और बोलती है, आशियन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वी यिंग अपनी शीजे की ओर देखता है और बोलता है, हाँ शीजे अब मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। जियांग यान ले वी यिंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, ठीक है वी यिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये बोलकर
यान ली रूम से चले जाते हैं। यान ली के जाने के बाद वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है और वो विंग के पास जाता है। वी जिंग जब वांग जी को वहाँ देखता है तो वो एक स्माइल करता है और बोलता है, लैन ज़ैन, तुम भी यहाँ हो। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वी जिंग वांग जी को अपने पास बैठने के लिए बोल देता है। वांग जी वी जिंग के पास बैठ जाता है। जैसे ही वांग जी वी जिंग के पास बैठता है, वी जिंग वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वी जिंग की सडन एक्शन से वांग जी भी हैरान था। वी जिंग वांग जी को टाइटली होल्ड करते हुए बोलता है, लैन ज़ैन, प्लीज़ कुछ देर ऐसे ही रहो। ये बोलकर वी जिंग वांग जी को ऐसे ही टाइटली होल्ड किए रखता है कुछ देर तक। तभी रूम का डोर चेंग चेंग नॉक करता है। वी जिंग वांग जी को छोड़ देता है। चेंग चेंग रूम के अंदर आ जाता है। जैसे ही वी जिंग चेंग चेंग को देखता है तो वो बोलता है, चेंग चेंग, तुम कहाँ चले गई थे? चेंग चेंग वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, मैं मॉम डैड को तुम्हारे बारे में बताना गया था, वो 2 दिन के बाद यहाँ आ जाएंगे। ये सुनने के बाद वी जिंग चेंग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें किसने कहा था उन्हें सब बताने के लिए? चेंग चेंग वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, मैंने कहा था ना कि मुझे मॉम डैड से बात करनी है। मैंने अभी तक उन्हें इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया है। मैंने बस इतना बताया है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है। उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। तो अब चुपचाप अपनी बकवास करना बंद करो और आराम करो। इसके बाद वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी जिंग, अब मुझे जाना होगा। ये बोलकर वांग जी रूम से बाहर चला जाता है। वी जिंग चेंग चेंग दोनों बैठकर रूम के अंदर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब हमें लैन चिरन और लैन सिचन को दिखाया जाता है। दोनों उसी रूम के अंदर अभी भी खड़े हुए थे। लैन चिरन गुस्से में लैन सिचन की ओर देखता है और बोलता है, सिचन, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई भी बिना परमिशन के इस रूम के अंदर नहीं आना चाहिए। लैन सिचन अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल, आप चिंता मत कीजिए, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। कोई भी इस रूम के अंदर नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। तभी लैन चिरन उस गर्ल के पास जाता है और बैठ जाता है और बोलता है, पता नहीं ये कब तक ठीक होगी। तभी लैन सिचन भी अपने अंकल के पास आता है और बोलता है, अंकल, आप चिंता मत कीजिए, हमारी शिया जल्दी से ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए अंकल, हमने फिर से हीलर को बुलाया है। वो 2 दिन बाद शिया को चेक करने के लिए आने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए, इस बार ज़रूर हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। लैन सिजन की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, तुमने सही कहा, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ये ज़रूर ठीक होगी। इसके बाद वो दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं और उस रूम के डोर को फिर से बंद कर देते हैं और वहाँ पर कुछ गार्ड्स को भी खड़ा कर देते हैं। अब हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वी यिंग अपने ब्रदर और अपनी सिस्टर के साथ एक रूम के अंदर बैठा हुआ था। तभी एक सर्वेंट आकर उन्हें बताता है कि उनके माता पिता क्लाउड रेसेस में आ चुके हैं और उन्हें बुला रहे हैं। ये सुनने के बाद वी यिंग, यान ली और जियांग चिंग तीनों ही खुश हो जाते हैं और वो तीनों ही सर्वेंट के साथ वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही वो हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। वी यिंग जैसे ही अपने मॉम और डैड को देखता है तो वो जल्दी से उनके पास जाता है, उन्हें बो करता है और उनसे बातें करने लगता है। कुछ देर तक इसी तरह से हॉल के अंदर बातें करने के बाद वी यिंग अपनी मॉम की ओर देखता है और बोलता है, मॉम, चलिए मैं आपको क्लाउड ड्रेसेस दिखाता हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसके बाद जियांग चेंग, वी यिंग और यान ली तीनों ही अपने माता पिता के साथ क्लाउड ड्रेसेस को देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो दूर से ही वी यिंग को अपनी फैमिली के साथ हंसते हुए और बातें करते हुए देख रहा था। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी लैन सिचन वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी, तुम्हें वो पसंद है ना? जैसे ही वांग जी ये सुनता है, वांग जी बिल्कुल ही स्टन रह जाता है और वो जल्दी से अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, गग गग आप ये क्या बोल रहे हैं? तभी लैन सिचन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी, तुम्हारे बिना कुछ कहे भी मैं तुम्हारी सब बातें समझ लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मास्टर वी को बहुत पसंद करते हो। वांग जी, अगर तुम उन्हें पसंद करते हो तो उन्हें बता क्यों नहीं देते? अगर तुमने उन्हें जल्दी नहीं बताया तो हो सकता है वो वापस क्लाउड रेसेस से अपने घर लौट जाएं। हो सकता है इसके बाद तुम्हें कभी उसे बताने का मौका न मिले। वांग जी जब ये सुनता है तो वो अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, गगर, लेकिन हो सकता है वो मुझे पसंद न करता हो। लैन सिचन जब ये सुनते हैं तो वो अपने ब्रदर की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी, मैं जानता हूँ कि हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन तुम्हें एक बार ट्राई तो करना चाहिए। बिना उसकी फीलिंग्स को समझे तुम ये कैसे डिसाइड कर सकती हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता?
वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, गगा मैं जानता हूँ कि मैं बिना उसकी बातों को जाने ये पता नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो हमेशा गर्ल के साथ। तभी लैंस चैन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वांग जी ये मैटर नहीं करता है। जब तक तुम उससे बात नहीं करोगे तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा। पहले तुम उससे बात करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि असली बात क्या है। वांग जी मेरी मानो तो जल्द से जल्द मास्टर वे को ये बता दो कि तुम उन्हें पसंद करते हो। वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, गगा अगर वीइंग ने मना कर दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लैंस चैन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी और उसे बताना होगा, तभी तुम्हें असलियत का पता चलेगा। वांग जी बोलता है, ठीक है ब्रदर, मैं एक बार वीइंग को ज़रूर ये बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, भले ही उसका जवाब कुछ भी आए। लैंस जैन अपने ब्रदर की ओर देखते हैं और बोलते हैं, सही, बिल्कुल मेरे ब्रदर, और देखना वीइंग तुम्हें मना नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स देखी हैं। वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, सच में गगा? लैंस जैन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, देखना वो तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद वीइंग अपने ब्रदर के साथ वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वो रूम वाला हादसा हुए अब लगभग 15 से ज़्यादा दिन भी हो चुके थे, लेकिन वीइंग के माइंड से अभी भी वो बातें नहीं गई थी। उसे बार बार उसी लड़की का फेस याद आ रहा था और अब उसे वो ड्रीम्स आना भी बहुत ही कम हो गए थे। लेकिन उसे बहुत ही बेचैनी सी फील होने लगती थी जब भी वो उस रूम के पास से गुजरता था। इन 15 दिनों में वीइंग ने वांग जी को बहुत परेशान किया। वांग जी वीइंग को कुछ भी नहीं बोलता था। वीइंग बिना बताए वांग जी के रूम के अंदर आ जाता था, उसकी बुक्स को रीड करने लगता था, उसके रॉब्स को इधर से उधर खिंडा देता था, उसके सामान को कहीं भी रख देता था। वांग जी वीइंग से प्यार करता था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता था और वीइंग वांग जी के साथ ही न जाने कितनी बार उसके रूम में ही सो जाता था। कभी वो बुक्स को रीड करते हुए सो जाता था, कभी वांग जी के बेड पर लेटे लेटे वो बुक को रीड करते हुए ही सो जाता था। वांग जी उसे आराम से उसके बेड पर लिटा देता था। वीइंग वांग जी की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया था। लैंस चैन जब उन दोनों को ऐसे देखते तो वो स्माइल करते और अपने ब्रदर को वो बोलते कि उसे वीइंग को बताना चाहिए। वांग जी बस उन्हें यही बोलता कि वो बहुत जल्द वीइंग को बता देगा कि वो उससे प्यार करता है, चाहे वीइंग का जवाब कुछ भी हो। लेकिन वांग जी अब तक वीइंग को ये नहीं बता पाया कि वो उससे कितना प्यार करता है। एक दिन वीइंग इसी तरह से वांग जी के रूम की ओर जा रहा था, तभी वो उस रूम के पास से गुजरता है तो वो देखता है कि आज यहाँ पर कोई भी सर्वेंट खड़ा हुआ नहीं था। ये देखकर वीइंग को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगती है उस रूम के अंदर जाने की और देखने की कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। उसे समझ नहीं आ रहा था। वीइंग अपने आप को रोक भी लेता है उस रूम के अंदर जाने से, लेकिन फिर वो अपने आप को नहीं रोक पाता और वो उस रूम का डोर ओपन कर देता है। जैसे ही वीइंग उस रूम का डोर ओपन करता है तो वो फिर से उसी गर्ल को देखता है जो वहाँ बेड पर लेटी हुई थी। उसका फेस बिल्कुल वाइट था, आंखें बंद थी, उसने रेड कपड़े पहने हुए थे। वीजिंग उस लड़की को देखते ही रह जाता है। वीजिंग के हार्ट में फिर से पेन होने लगता है। उसे नहीं पता कि ये दर्द उसे क्यों हो रहा है। वीजिंग अपने आप ही न जाने कब उस लड़की के पास चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। वीजिंग उस गर्ल के पास जाकर बैठ जाता है और उसकी ओर देखने लगता है। जैसे ही वीजिंग उसके पास जाकर बैठता है, वीजिंग को ऐसा लगता है कि जैसे फिर से वो उस लड़की को जानता हो, वो उसे पहचानता हो, जैसे वो लड़की उसका इंतज़ार कर रही हो न जाने कितने ही सदियों से। वीइंग को अजीब सी एक चीज़ फील होती है जो वो बता नहीं सकता था। वीइंग उस लड़की को कई देर से देख रहा था। वीइंग को पता भी नहीं चलता कि कब उसका हाथ उस लड़की के हाथ से टच हो जाता है। वीइंग उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वीइंग उस लड़की का हाथ पकड़ता है, उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बरसों से उसी का इंतज़ार कर रही हो। वीइंग उस लड़की के हाथ को अपने हाथ में लेता है और वहीं बैठा रहता है। धीरे धीरे वीइंग उस लड़की के हाथ को सहलाने लगता है। वीइंग की आंखों का कलर चेंज हो रहा था। वीइंग की आंखें धीरे धीरे ब्लू कलर के अंदर चेंज हो रही थी।
वी जिंग अपने आइज़ को धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आइज़ में कुछ तो हो रहा है। वी जिंग की आंखें ब्लू कलर की लाइट के अंदर धीरे धीरे चमकने लगती हैं। उसकी आइज़ का कलर ब्लू होने लगता है। वी जिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वी जिंग है ही नहीं, वो बस उस लड़की को ही देख रहा था। तभी अचानक से वो लड़की अपनी आइज़ को ओपन कर लेती है, और जब वो वी जिंग को अपने सामने देखती है तो वो जल्दी से वी जिंग का हाथ और भी टाइटली पकड़ लेती है और उसकी ओर स्माइल करने लगती है। वी जिंग अचानक से अपने होश के अंदर वापस आ जाता है। जब वो उस लड़की की ओर देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। वी जिंग जल्दी से उस लड़की से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वी जिंग का हाथ और भी टाइटली पकड़ती है और उसकी ओर देखने लगती है। वी जिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से बेड से उठ जाता है। जैसे ही वी जिंग वहाँ से उठने की कोशिश करता है, वी जिंग वहीं नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वो लड़की जैसे ही देखती है कि वी जिंग नीचे गिर गया है तो वो बेड से खड़े होने की कोशिश करती है। तभी उस रूम का डोर अचानक से ओपन हो जाता है। डोर ओपन होने की आवाज़ सुनने की वजह से वी जिंग जल्दी से डोर की ओर देखता है तो वो वहाँ पर वांग जी, लैन सिचेन, जियांग चेंग, यान ली, लगभग सभी को खड़े हुए देखता है। जैसे ही वी उन सबको वहाँ देखता है, लैन चिरन गुस्से में रूम के अंदर आता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से इस रूम के अंदर आने की? लगता है पिछली बार की सजा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी। तभी लैन जैन की नज़र उस लड़की पर पड़ती है जो वहाँ बेड पर बैठी हुई थी। ये देखने के बाद वांग जी बिल्कुल ही स्टन्ड रह जाता है। वांग जी जल्दी से बहुत ही मुश्किल से बोलता, अंकल अंकल वहाँ देखिए। तभी लैन चिरन की नज़रें बेड की ओर जाती हैं। उनकी आंखों से एक आंसू नीचे गिर जाता है और वो जल्दी से बेड के पास जाते हैं और बोलते हैं, शिया 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 तुम ठीक हो गई? ये सुनने के बाद लैन चिरन जल्दी से उस गर्ल को हग कर लेता है। लैन सिचन और वांग जी भी दोनों उस गर्ल के पास आते हैं और उसे टाइटली होल्ड कर लेते हैं। वहाँ पर खड़े हुए और लोगों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार क्या हो रहा है और ये लड़की कौन है। जैंग चैंग वी जिंग को जल्दी से फ्लोर से खड़ा करता है और बोलता है, वी जिंग तुम ठीक हो? वी जिंग जैंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो सभी उसी गर्ल की ओर देखने लगते हैं। किसी को कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार हो क्या रहा है और ये गर्ल कौन है। तो चलिए एवरीवन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जानेंगे आखिरकार ये गर्ल कौन है। तो बाय बाय एवरीवन।